चले देखिए, कल हम लोग पढ़े थे ना सी परिपथ, ठीक है। क्या होता है सी परिपथ? कल हम लोग चर्चा कर लिए थे। फेजर आरेख, क्लास मंजक आरेख, कल हम लोग इस पे बात कर लिए थे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है सी आर परिपथ, यानी धारितीय प्रतिरोध परिपथ। इसमें संधारित्र भी और प्रतिरोध दोनों जुड़े होंगे, ठीक है। तो जिस परिपथ में संधारित्र और प्रतिरोध दोनों जुड़ा हो उस प्रतिरोध को हम कहते हैं सी आर परिपथ, यानी संधारित्र प्रतिरोध युक्त परिपथ, ठीक है। आज इस पे हम चर्चा करेंगे। फिर इसका भी हम देखेंगे कि प्रतिबाधा क्या होती है। ऐसे परिपथ का अक्सर एग्जाम में आप देखेंगे प्रतिबाधा ज्ञात करने को पूछता है, ठीक है। तो नोट करें, हेडिंग लगा लें, सी आर परिपथ। सी आर परिपथ अब ये जो क्लास आपके चल रहे हैं, एग्जाम के नियर चल रहा है, इसको तो ढंग से पढ़ डालो ताकि इसको रिवीजन करने का झंझट ना रहे, ये सीधे पेपर में लिखा जा सके। नहीं तो फिर इसको भी ऐसे ही छोड़ मत देना कि चलो फिर रिवीजन करेंगे, तो टाइम कहां बचा है तुम लोग के पास, ठीक है। क्या होता है सी आर परिपथ? सी मीन्स क्या होता है जी? संधारित्र। सी का मतलब ही होता है संधारित्र की धारिता, और आर का मतलब होता है प्रतिरोध, ठीक है। यानी हमें एक ऐसा सर्किट लेना होगा, एक ऐसी परिपथ लेनी होगी जिसमें संधारित्र भी हो और प्रतिरोध भी हो, दोनों हो। तो ऐसे परिपथ का नाम होता है सी आर परिपथ, ठीक है। मान लो हमने यहां पर एक परिपथ यूज किया और उसमें हमने एक संधारित्र लगा दिया ऐसे जी, और ये है प्रतिरोध। दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और जोड़ने के बाद इनको हमने बाह्य स्रोत से क्या किया? ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। जिस संधारित्र को हमने जोड़ा है उस संधारित्र की धारिता क्या है, और जिस प्रतिरोध का जुड़ा है उसका मान क्या है? आर, ठीक। और जिस स्रोत से जुड़ा है उसका भी तो अपना वोल्टेज होगा ही। उसका वोल्टेज है मान लो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा, ये इस स्रोत का वोल्टेज है, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात? तो अगर मान लो एग्जाम में आ जाए कि सी आर परिपथ क्या है, तो आप क्या कहोगे? बताओ, क्या बताओगे सी आर परिपथ के विषय में? हाँ, ऐसा परिपथ जिसमें संधारित्र और प्रतिरोध दोनों जुड़े हों, ठीक है। उस परिपथ को हम क्या कहते हैं? सी आर परिपथ। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, लिखेंगे वह परिपथ, वह परिपथ जिसमें संधारित्र और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों उसे क्या कहेंगे? सी आर परिपथ कहते हैं, ठीक है।
ये तो हमको पता चल गया कि CR परिपथ होता क्या है। ठीक है जी। अब हमें इसकी प्रतिबाधा निकालनी है, तो कैसे प्रतिबाधा निकलेगा उसको भी हम देखेंगे। पहले तो हम ये मान लें कि माना एक परिपथ है जिसमें C धारिता का संधारित्र और R ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या है, जुड़े हैं। इतना तो आपको मानना पड़ेगा और इतना आपको फिगर में दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे माना C धारिता, माना C धारिता का क्या, संधारित्र एवं R ओम का प्रतिरोध। ठीक है जी। C धारिता का संधारित्र एवं R ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है, जिसका वोल्टेज क्या है, निम्न है। ठीक है। किसका वोल्टेज की हमने बात किया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की, और वो वोल्टेज कितना है, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये उस स्रोत का क्या है, वोल्टेज। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, यहां पर देखो, आर परिपथ को भी हम अकेले पढ़ चुके हैं, सी परिपथ को भी हम अकेले पढ़ चुके हैं, और दोनों परिपथ को जब आप पढ़े हो तो दोनों में आपको बताया जा चुका है कि आर परिपथ में धारा और वोल्टेज समान कला में होता है, बताया गया है। सी परिपथ में आपको बताया गया होगा कि जो धारा है वो वोल्टेज से आगे चलती है 90 डिग्री। कल आपको यही बताया गया था, सी परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है, अग्रगामी होती है। तो अगर हम कहें कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पीछे चल रही है तो क्या गलत है? बात तो वही हुआ, यही हुआ ना कि अगर धारा, जैसे मान लो ये धारा है, ठीक, और ये धारा जो है आगे है किसके, वोल्टेज से, या ए वाला साइन लगाओ, बड़ा वाला, धारा आगे है किससे, वोल्टेज से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज पीछे है, ये भी तो कह सकते हैं। तो बात तो वही हुआ, समझे। तो सी परिपथ में अगर आप देखोगे, अब देखो पहले आर को समझो, जब फेजर डायग्राम बनाया गया होगा आर परिपथ का, तो आप देखना उसमें वोल्टेज और धारा एक ही दिशा में है, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिरोध का वोल्टेज ई आर, ये वोल्टेज किसका है, प्रतिरोध का है, ठीक। और ये हो गई धारा, दोनों समान कला में, ठीक। लेकिन जब सी परिपथ की बात करोगे तो सी परिपथ में जब आप फेजर ग्राफ पढ़े होगे तो उसमें भी आपको दिखाया गया होगा कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, इसका मतलब वोल्टेज धारा से 90 डिग्री। तो अगर धारा एक्स एक्स के दिशा में दिखा दिया गया यहां पर, तो इससे 90 डिग्री पीछे वोल्टेज को दिखाना पड़ेगा। तो वोल्टेज 90 डिग्री ये हो गया ना पीछे, और इस पे दिखाते तो आगे हो जाएगा।
ये हो गया संधारित्र का वोल्टेज EC और ये हो गई धारा। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। यहां तक कितने लोग सहमत हो? समझ में आ रहा है ये? बोलो। ये जो हमने बनाया है अंदर, ये सभी लोग को समझ में आ गया? आर के केस में यानी प्रतिरोध के केस में अगर देखो तो प्रतिरोध का वोल्टेज और धारा समान दिशा में है, समान कला में। लेकिन सी के केस में यानी संधारित्र के केस में अगर देखो तो संधारित्र के केस में कल ही आपको हमने बताया कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, या हम यूं कहें कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पीछे है। तो हमने वोल्टेज को पीछे दिखाया यहां पर, या यहां से जब तुलना धारा को करोगे तो देखो धारा 90 डिग्री आगे है। ठीक है, समझ में आ रही है ना? इसी चीज को अब यहां देखो हम बना रहे हैं। देखो, ये हो गई धारा की दिशा आई। ठीक, प्रतिरोध के केस में प्रतिरोध का वोल्टेज यही होगा ना, उसकी दिशा यही होगी। ये हो गया ER। ठीक, संधारित्र के केस में अगर जाओगे तो इसके वोल्टेज की दिशा ये हो गई, क्योंकि ये धारा के दिशा से 90 डिग्री पीछे होगा, और ये हो गया EC। सही है? अब देखो, इसको ऐसे और इसको ऐसे मिला दिए, फिर इसको जब यहां से यहां मिलाओगे ना, ये तो ये हो जाएगा संधारित्र और प्रतिरोध के वोल्टेज का परिणामी वोल्टेज हो जाएगा। भाई देखो, ये प्रतिरोध का वोल्टेज और ये संधारित्र का वोल्टेज, तो ये जो वोल्टेज होगा वो इन दोनों का परिणामी होगा। ठीक है, जब क्लास 11 पढ़े होगे फिजिक्स तो उसमें सदिश पढ़ाया गया होगा। तो जब दो सदिश एक दूसरे से लंबवत हो, ठीक, तो उनका जो विकर्ण होता है वही उसका परिणामी होता है। पढ़े नहीं पढ़े हो? तो ये जो है इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का क्या होगा? परिणामी होगा E। इसी E का मान हमको पाइथागोरस थ्योरम से क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। देखो, ये पाइथागोरस प्रमेय बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गई, ये भी समकोण त्रिभुज बन गया। चाहे इसको आप यूज करो चाहे इसको यूज करो, लेकिन हम इसको यूज करेंगे क्योंकि हम यहां पर एक कोण दिखाते हैं फाई, जो परिणामी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाता है परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात कीजिए, तो वो भी हम यहां पे ज्ञात करेंगे। ठीक है जी, यहां पर लिखेंगे क्या, ध्यान से देखना। ग्राफ समझ में आ गया? ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखना क्या है यहां पर, वो देखो। देखो, प्रतिरोध का वोल्टेज कौन? ER, ये प्रतिरोध का वोल्टेज है ER, और कौन? धारा क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। ये पता है आपको? ठीक, ये R परिपथ में आपको क्लियर कर दिया गया था। और अब देखो, और संधारित्र का वोल्टेज EC। ठीक है, धारा I से, ठीक है, π/2 क्या होता है? पश्चगामी होता है। ये आपको C परिपथ में बताया गया। ठीक है, और यही दोनों इस परिपथ में जुड़े हैं। ठीक है, तो इस परिपथ का परिणामी वोल्टेज क्या होगा तब? भाई, प्रतिरोध वाला कह रहा है कि हमारा वोल्टेज धारा की दिशा में, संधारित्र वाला कह रहा है कि हमारा वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पीछे है।
ठीक, समझ में आ गई बात। तो आप बताओ ये दोनों इस परिपथ में है, तो इस परिपथ का परिणामी वोल्टेज क्या होगा? क्लियर हो गया? तब परिपथ का परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज क्या होगा? तो देखो परिणामी वोल्टेज होगा E इक्वल टू, ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है लंब का स्क्वायर प्लस, यही कहता है ना। तो ये लंब है और इसकी मान कितनी है? इसी, और ये आधार है, इसकी मान है ER। ठीक है, तो यहां लिखेंगे EC का स्क्वायर प्लस, और ये हो गया करड़ी में, सही है ना? क्लियर? अब देखो, चूंकि EC बराबर क्या होता है? EC किसका है? संधारित्र का वोल्टेज है, और वोल्टेज बराबर होता है करंट इंटू प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, यही होता है ना भाई। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर I इंटू, यही कहता है ना। यहां हमने V की जगह क्या लिखा? EC लिखा। तो संधारित्र को जो धारा मिली वो है I, और संधारित्र का जो प्रतिरोध होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? XC से। ये है ना, बोलो इसका नाम क्या है? धारितीय प्रतिघात, कभी कल पढ़े हो, इसी को बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। ये संधारित्र का प्रतिरोध है, ठीक है, और R जो होता है वो उस तार का प्रतिरोध है। ठीक, तो EC बराबर हम क्या लिखेंगे? I इंटू एक्स सी लिखेंगे, ये ओम के नियम से लिखा जा रहा है। ER बराबर क्या लिखेंगे? I इंटू R लिखेंगे ना। अब ये दोनों मान यहां पर पुटअप कर दो, तो देखो E बराबर आएगा, ध्यान देना, EC की जगह लिखोगे तो EC स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी, तो क्या हो गया? I का स्क्वायर और XC का प्लस ER की जगह ये लिखोगे तो I का स्क्वायर इंटू, ऐसे लिखोगे, सही है ना जी। अब देखो I स्क्वायर को कॉमन लेके करड़ी से बाहर करोगे तो क्या आएगा? I आएगा। ठीक, करड़ी में बचेगा केवल XC का प्लस, सही है। I को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा जी? E अपान बराबर XC का स्क्वायर प्लस, सही है ना, बोलना। अब देखो यही है, अगर I को हम इधर भेज दें तो V बटा बराबर क्या आया? यानी वोल्टेज और धारा का अनुपात किसके बराबर होता है? प्रतिरोध के। ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया, तो वोल्टेज और धारा का अनुपात प्रतिरोध होगा, क्लियर है। लेकिन उसे हम R नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? देखो अगर R लिखोगे तो सिर्फ इसकी बात होगी, इसकी नहीं होगी, और यदि XC लिखोगे तो इसकी बात होगी, इसकी बात नहीं होगी। तो हमें एक अलग क्वांटिटी वहां पे नोट करनी होगी जो दोनों का काम करे, समझ में आई बात। तो हम क्या लिखते हैं यहां पर? चूंकि E बटा I बराबर Z लिख देते हैं, काम वही है। जैसे XC का भी काम है प्रतिरोध का, R का भी काम प्रतिरोध का, XL का भी काम प्रतिरोध का, सबका मात्रक हो, काम वही है, बस नाम बदला हुआ है। उसी तरह से Z का भी काम वही है, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम R का केवल प्रतिरोध लिखें तो आपके यह सबको पता है कि वो किसका मान है,
अगर एक्सी लिखें तो भी पता है वो किसका मान है, लेकिन जब जेड लिखेंगे तो ये दोनों का काम करेगा, दोनों को कंबाइन में काम करेगा सामूहिक रूप से, ठीक है। और इसका नाम होता है प्रतिबाधा। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा। यही प्रतिबाधा है। समझ में आ गई बात? और यही ज्ञात करने के लिए आपसे पूछता है। तो ये हो गया जेड, हो गया ना। जेड बराबर हो जाएगा करड़ी में प्लस आर का स्क्वायर। ये हो गया सी आर परिपथ की प्रतिबाधा। मात्रक क्या होगा इसका जी, बताओगे? अगर मान लो ये पूछ दे कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक ओम होगा। ये भी ओम ही है, समझ में आई बात? लेकिन ये प्रतिबाधा पूरे परिपथ की हो गई, जिसमें सी और आर दोनों आ जाएंगे। केवल आर लिखोगे केवल ये आएगा, ये नहीं आएगा। एक्सी लिखोगे तो ये आएगा, ये नहीं आएगा। जेड लिख दोगे तो पूरा परिपथ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को प्रतिबाधा कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सर प्रतिबाधा किसे कहते हैं, ठीक है। केवल एक नंबर में प्रतिबाधा पूछ देगा। तो देखो, किसी परिपथ का परिणामी वोल्टेज और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात क्या कहलाता है? परिपथ की प्रतिबाधा कहलाता है। ओके जी। तो अब मान लो एग्जाम में आ जाता है कि प्रतिबाधा किसे कहते हैं। एक नंबर है, इतने लिखना, एक नंबर मिल जाएगा तुमको। अब इसी को काकर बना के एक एक पेज भरते हो कॉपी में, है? जब तुमको इतने से मिलने वाला एक नंबर, इसको अनाम शनाम लिख करके पूरा पेज भर दोगे तो नंबर मिलेगा। लेकिन जब प्रश्न आ जाए कि सी आर परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, तब आपको ये सी आर परिपथ बना करके पूरा ऐसे सिस्टमेटिक आपको करना होगा, तब मिलेगा नंबर। समझ में आई बात? अगर वो भी आता है कि सी आर परिपथ की प्रतिबाधा लिखिए, सी आर परिपथ की प्रतिबाधा लिखिए, इसका मतलब डायरेक्ट ये सूत्र पूछ रहा है और नंबर कितना है? 1। तो डायरेक्ट जेड बराबर एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करड़ी में लिख दो, ठीक है। इसको और देखो थोड़ा सा, चूंकि एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा होती है ना, तो आप चाहो तो ये एक्सी की जगह ये मान रख सकते हो। तो जेड बराबर एक और दूसरा सूत्र आपको मिलेगा 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी देखो सी आर परिपथ की ये भी प्रतिबाधा हो गई। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है जी। अब देखो, अब परिणामी जो वोल्टेज ई है उसकी दिशा, परिणामी वोल्टेज की दिशा क्या होगा? हमें ये कोण निकालना है, tan
tan फाई क्यों? क्योंकि हमें यही दो भुजा का मान पता है, ये है EC और ये है ER। फिर इन्हीं दोनों की सहायता से एक कोण निकालेंगे और ये दोनों भुजा किसमें आती है? tan में। तो tan बराबर होता है लंब बटा, तो लंब है EC और आधार है, ठीक है। EC का मान आपको पता है क्या होता है? EC की वैल्यू क्या होती है? EC का मान अरे EC बराबर, यही कह रहे हैं, एकदम गोबर घुरा गया। यहां भी पढ़ाए हैं EC बराबर इतना होता है, ER बराबर इतना होता है, I इंटू, और ये हो गया I इंटू I से I कट गया, tan फाई बराबर XC बटा R, ठीक है। अब यहां से अगर फाई भर निकालोगे तो tan को उधर करोगे, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स XC बटा R। फिर देखो XC की भी वैल्यू आप चाहो तो रख सकते हो। XC बराबर क्या होता है? 1 बाई ओमेगा C। तो यहां 1 बाई ओमेगा C रख दोगे XC के जगह, तो फाई इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 1 बाई ओमेगा C, ये हो जाएगा ना। यहां से परिणामी वोल्टेज की दिशा भी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये है तुम्हारा CR परिपथ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। CR परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे ज्ञात करना और ये डायग्राम भी जरूर बनाना, ठीक है, नोट कर लो।